बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका इसराइल की। ईरान के साथ होने वाली जंग 40 दिन तक जारी रही। इस 40 दिन के दौरान किसने कितना नुकसान किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसने क्या पाया क्या खोया। आर्जी जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन इसराइल से इस चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो सुकून से बैठेगा और फिर कोई ना कोई इस पूरे अमन मुआहदे में गंद डालने की कोशिश लाजमी करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो एक शैतान का दिमाग है उसके अंदर अमन और सुकून तो कहीं नज़र नहीं आता। बहरहाल इन तमाम कोशिशों में पाकिस्तान ने सफ़े अव्वल पर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइंस के अंदर हैं और यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इस मामले में इसको अमन मुआहदे तक लाने के लिए भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। कल इस्लामाबाद में एक मीटिंग है, इसके अलावा हम इस मीटिंग का भी अहवाल जानेंगे और कल एक और जलसा भी था तहरीक इंसाफ का, जो कहा यह जा रहा है कि बानी पीटीआई ने मुल्की हालात को देखते हुए मुलतवी करने का जो है वो अपनी पार्टी को हदायत की है और जलसा कल नहीं होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कानूनदान है गुलाम अब्बास हरल साहब और सीनियर सियासी रिपोर्टर हैं अली तारिक साहब। गुलाम अब्बास हरल साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए जी, अभी तक की जो इतलात हैं इसमें ईरान का जो जानी नुकसान हुआ है वो जंगी तौर पर सिविलियंस की हलाकतें 5000 तक बताई जा रही हैं। इसके अलावा सिर्फ ईरानी सिविलियन हलाकतें जो हैं वो 1600 हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बाकी दीगर हलाकतें हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका का जानी नुकसान तो इतना नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल माली नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। गुलाम अब्बास हरल साहब, 40 दिन जंग चलती रही, दोनों ने एक दूसरे का नुकसान किया। ईरान से लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इतना ज़्यादा, दुश्मन तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इतना ज़्यादा मज़ाहमत करेगा। ईरान ने ना सिर्फ ये कि मज़ाहमत की, बल्कि दुश्मन को नाको चने भी चबवा दिए। क्या कहेंगे आप इस तमाम मामलात में? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त ही जो इन चीज़ों को समझते हैं वो उस वक्त ये कह रहे थे कि ये जंग इतना लंबा अरसा नहीं चलेगी। और ये जंग जब मुसल्लत की गई अमेरिका की तरफ से, ये इस सोच के साथ मुसल्लत की गई कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्राइक्स करनी है और उसमें जो मतलूबा नताइज थे वो उन्होंने हासिल करने थे। क्योंकि मिस कैलकुलेशन थी ट्रंप की जानिब से और नेतन्याहू की जानिब से। वो चाह रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि जंग शुरू होते ही हमने अपने नताइज और मकसद जो हासिल कर लेना है। हमने रजीम, बेसिक जो मेन मकसद था अमेरिका का वो ये था कि रजीम चेंज करनी है। वो मकसद भी ना हासिल हो सका और ना वहाँ पे जो अवाम उसको निकाल सके, कोई एहतजाज बड़ा नहीं कर सके। क्योंकि आपको याद होगा, मुझे थोड़ी सी रहनुमाई करें कि क्या अमेरिका पूरी दुनिया का मामा लगा हुआ है या कोई कानून उसको ये इख्तियार देता है कि वो किसी मुल्क का पसंदीदा और नापसंदीदा रजीम चेंज करे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, अमेरिका ने पूरी दुनिया का अमन तबाह कर दिया है, पूरी दुनिया की मैशत जो है उसको लपेट दिया है और आलमी कवानीन जो है उनका खात्मा कर दिया है। तो यूएनओ जो है उसका बाकायदा खात्मा कर दिया है। कोई इसका मतलब तो ये हुआ शादाब भाई कि जो बड़ा ताकतवर मुल्क है उसके लिए कोई कानून नहीं है। और अगर आपने पूरी दुनिया में अमन जो है उसको बहाल करना है, उसको कायम रखना है, तो उसके लिए कोई ना कोई कानून का होना ज़रूरी है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम किया गया और एक आलमी कवानीन बनाए गए ताकि कोई ताकतवर मुल्क जो है वो दूसरे कमज़ोर मुल्क के ऊपर बगैर किसी वजह के चढ़ाई ना कर दे, जो अमेरिका पिछले कई अरसे से करता आ रहा है। आपने देखा वेनेज़ुएला में जो अमेरिका ने किया, वहाँ सदर जो उनका है उसको उठा लिया। उसके बाद अमेरिका में भी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि हम ये जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इस जंग के ख़िलाफ़ थे। लेकिन अब मैं आता हूँ इस जंग की तरफ। पहला जो फेज़ था जंग का, उसमें ईरान ने जीत चुका है ये जंग और अमेरिका फेस सेविंग के लिए इस अपने हमदर्दों के ज़रिए, जो इस खित्ते में उसके हमदर्द हैं उसके ज़रिए पीस पॉइंट दे रहा है या जंग बंदी की जो भी शराइत दी जा रही हैं और आर्जी जंग बंदी उस हवाले से की गई। और मैं तो आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये मैसेज जो किए गए
उससे पहले ये मैसेज जो इनकी शिपिंग है वो अमेरिका में तैयार हुई और वहाँ से मैसेज भेजे गए, फिर उसके बाद इनको एक्स पे यहाँ ट्वीट किया गया। और अमेरिका बगैर सोचे समझे, सबसे अहम वजह जो अमेरिका की हारने की है ये जंग, वो ये है कि बगैर सोचे समझे, बगैर एंड गेम देखे वो जंग में कूद पड़ा, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की खुशनुदी के लिए और इसराइल के लिए। इसराइल का तो और मंसूबा है, ग्रेटर इसराइल का, लेकिन अमेरिका बगैर सोचे समझे, ना उसने किसी अपनी सदर ट्रंप ने किसी अपने अस्करी मशीर से मशवरा किया और ना किसी सियासी मशीर से मशवरा किया। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें, ईरान बड़े अरसे से तैयारी कर रहा था। ईरान की एक बहुत पुरानी तहजीब है, वो समझदार कौम है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बड़ा अबूर रखते हैं और उन्होंने ज़ेरे ज़मीन बहुत सारी ऐसी अपनी टेक्नोलॉजी की बहुत सारे बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। तो इस हालत से इनको जंग शिकस्त देना नामुमकिन था। और ईरान ने, मैं एक बात वाज़ह करूं, ईरान ने अभी तक, ये पूरी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान ने अभी तक अपनी 30% जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया है, बाकी 70% अभी महफूज है। और अमेरिका को इतनी ये जंग महंगी पड़ी है, उनके तो मईशत जो है वो हल गई है और वहाँ से इवन कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और वो इस ट्रंप के अमल को कंडेम कर रहे हैं। अली, आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि आप इस जंग के दौरान मुसलसल ईरान के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ आप राब्ते में रहे, वहाँ के हालात आपके नॉलेज में आते रहे। जज्बा क्या है वहाँ के लोगों का? क्या वो डरे हुए ईरान के लोग, या इस जंग को वैसे ही ले रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने इंडिया की जंग के दौरान पाकिस्तानियों ने लिया था? शादाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पे मदू करने का। सबसे पहले तो ये जो जंग थी, अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का कि अमेरिका में जब 8 बजेंगे तो अब जो है हम ईरान को जो है ख़त्म कर देंगे। उन्होंने लफ्ज़ लिया था कि अमेरिका ईरान की तहज़ीब को ख़त्म कर देंगे। जब 2 घंटे बाकी रह गए वो अल्टीमेटम ख़त्म होने में, तो फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने दरख्वास्त की डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जो जंग बंदी है आप 2 हफ़्तों के लिए करें, इसको जंग बंदी होना चाहिए। और फिर हुआ ये कि जब वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया तो उसके थोड़ी देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि मेरी जो है वज़ीर आज़म से भी बात हो गई है पाकिस्तान की, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से भी बात हो गई और उन्होंने जो है जंग बंदी 2 हफ्तों के लिए कर दी। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ट्वीट को रीट्वीट किया। पूरी दुनिया सराह रही है कि पाकिस्तान का जो सफारती अमल था उसको बहुत अच्छा काम किया। अब देखने वाली बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो 2 घंटे पहले जो है वो मान गए कि जी हम जंग बंदी कर रहे हैं, तो इसमें जीत किसकी हुई? ईरानी जो लोग हैं, जो मेरी वहाँ पे साफियों से बात होती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा पुरजोश है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो जंग बंदी नहीं चाहते थे, हम तो जंग का खात्मा चाहते थे कि इस तरह की जंग हो कि हमें दोबारा जंग शुरू ना हो। जो तो हम ये मुकम्मल तौर पे जंग बंदी चाहते थे। और अगर अमेरिका ने अब जंग बंदी कर दी है तो मुज़ाकरा जो है, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि जो इस्लामाबाद में कल जो है मेज़बानी कर रहे हैं पाकिस्तान, जिसमें ईरान की तरफ से ईरानी स्पीकर और ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं और अमेरिका की तरफ से जो 3 रुकनी वफ़द उनका आ रहा है। तो अब ये देखना है कि ये मुज़ाकरात किस तरह जो हैं होते हैं, क्योंकि अभी भी इसराइल नहीं चाह रहा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है। अब इसमें एक बात बड़ी अहम है कि जो 3 लोग आ रहे हैं उसमें एक नाम तो है JD वैंस का, जो कि अमरीकी नायब सदर हैं। वो तो मुज़ाकरात के हक़ में है क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो इंडियंस है, तो वो इस खित्ते की सियासत से और हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। दूसरा उसमें नाम है जो अमरीकी वफादार है स्टीव वेटकोफ का है, वो भी बिजनेसमैन है। उसको भी पता है कि अगर ये मशरक़ी वस्ता तबाह होता है तो हम अपनी चीज़ें किसको बेचेंगे, तो वो भी मुज़ाकरात के हक़ में है। लेकिन जो तीसरा इसमें बंदा है जो जैरेड कृष्णन नाम आ रहा है, वो अब ये थ्योरी सामने आ रही है कि वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों ईरान के साथ, क्योंकि उनका जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ है। और वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल लेकर गए थे और सारा उनका दौरा वगैरह करवाया था। तो इसराइल जो है शरारतें कर रहा है, तंग कर रहा
रहा है, जैसे अब दोबारा ईरान का जो आपने हरमस है वो भी बंद हो गया, तो इतने आसान नहीं है ये मुज़ाकरात हो जाना। और पाकिस्तान ने क्योंकि इसमें बड़ा ही शुरू से बेहतरीन काम किया है, अब भी पाकिस्तान की कोशिश यही है कि मुज़ाकरात हो जाए, ये खित्ते को बचाया जा सके। लेकिन अब देखना ये है कि जो कल के मुज़ाकरात है किस तरह कामयाब होते हैं, क्योंकि जो ईरान बात कर रहा है कि हम अपना यूरेनियम या जो बाकी चीज़ें हैं वो अब इनके हाथ नहीं लगने देंगे, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि यूरेनियम भी हम यहाँ से लेंगे, जो इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी ये ख़त्म करें। तो ये चीज़ें कुछ आपस में मिल नहीं रही। पहले भी अमेरिका ने 15 नकाती जो मुज़ाकराती एक था वो भेजा, उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने अपना 6 नकाती एक एजेंडा भेजा था जिसको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया था। तो बिल्कुल ही दोनों ओपोजिट चीज़ें हैं, एक दूसरे की कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल पहले भी अदा किया और अब भी कर रहा है, और अब उम्मीद ये की जा रही है और होना भी यही चाहिए कि मुज़ाकरात हो जाएं दोनों टेबल पे बैठ के। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे ये मुज़ाकरात कामयाब जो है, आर्जी तौर पे तो लग रहे हैं कामयाब, लेकिन मुस्तकिल तौर पे कामयाब होते नहीं दिखाई दे। अल्लाह खैर करेगा जी। हरल साहब, जंग हो रही है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान। कल मैं सुन रहा था चीखें मुझे वाघा बॉर्डर के पास से सुनाई दे रही हैं। ये क्या मसला हो गया कि जी चीखें इतनी मुझे सुनाई ऐसा दे रहा है कि वो इसराइल में जो चीखें निकल रही हैं लोगों की, वो वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंच गई है। भारतीय मीडिया जो है वो तो इस वक्त उन्होंने ऐसा रोना डाला हुआ है, ऐसा रोना डाला। शादाब भाई बिल्कुल आप चीखें सही सुन रहे हैं, क्योंकि सफारती लेवल पे मोदी सरकार को बड़ी नाकामी हुई है। उसकी बुनियादी वजह 25 फरवरी को जब नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने गए थे, उस वक्त उसने अपने आप को बजाय कि एक न्यूट्रल और रोल दिया जाए, लेकिन उसको एक धड़े में शामिल होने का रोल दे दिया अपने आप को कि मैं इसराइल के साथ हूँ इस जंग में, और पूरी दुनिया इसराइल को कंडेम कर रही है। तो फिर अब उनका कोई इसमें रोल नहीं रह गया। और भारत भी आप देख लें, जो भी इनके अपने तज्जियाकार या इंडिपेंडेंट प्रोफेसर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ये सफारती लेवल पे बड़ी नाकामी। आप देख लें पाकिस्तान का कद काठ कितना बड़ा है पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम हमारे सफारती जो मामलात हैं उनको सराह रही है और हमें बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन इंडिया का कहीं भी इस खित्ते में बहुत बड़ी मईशत है, इंडिया की एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं ले रहा, उसका कोई रोल नहीं है। ये पूरी दुनिया में एक आप कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार है, तो उसमें कोई इतना अहम ममालिक होने के नाते इस खित्ते का सुपर पावर पाकिस्तान बन गया अब। जी बिल्कुल। और पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आप देख लें, अमेरिका के लोग यहाँ इस्लामाबाद में आ रहे हैं, ईरान यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ जो बैठक अब लगने जा रही है ये पूरी दुनिया के बड़े लोग हैं। और ये मेरी हमारी जो कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना जो है उसका बड़ा एक अहम किरदार है। उसने हमें सपोर्ट किया है। जब ये आर्जी एक सीज़ फायर हुआ है उसमें भी चाइना का बहुत किरदार है। इवन जब हमारी इंडिया के साथ एक ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से एक जंग हुई थी, उसमें भी चाइना का बड़ा अहम रोल था। ये सारे खित्ते में और मेरी नज़र में तो इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना एक बहुत अहम रोल अदा करने जा रहा है। और पहले एक ये जो जंग ईरान और अमेरिका की थी, उससे पहले सिर्फ एक सुपर पावर था पूरी दुनिया में, इसको आप यूनिपोलर वर्ल्ड कह सकते हैं। लेकिन इस जंग के बाद अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है और 3 बड़ी ताकतें सामने उभरी हैं, जिसमें ईरान, अमेरिका, चाइना और रशिया है। तो अब ये फैसले जो हैं सिर्फ अमेरिका नहीं कर सकता, इन दोनों ममालिक के साथ मिल के करने पड़ेंगे। और मुझे तो फ्यूचर में डॉलर जो है उसका जो रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया में वो भी ख़तरे में लग रही है। अब युआन में युआन करेंसी जो चाइना की है उसमें ये तिजारत होगी पूरी दुनिया में। और अब इससे ईरान युआन में ले रहा है, वहाँ से जो टूल लिया जा रहा है अपना हुर्मुज़ से, वो युआन की करेंसी में लिया रहा है और इंडिया दे रहा है वो। इसके बावजूद कि चाइना और इंडिया के आपस में शदीद इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ टूल दिया जा रहा है वो युआन की करेंसी में दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा गेन किया है इस सारे मामलात में। लेकिन एक अहम बात है कि इसमें और बहुत बड़े आगे चैलेंजेस हैं। इसराइल वो नहीं चाहता कि ये एग्रीमेंट जो है या पीस पॉइंट्स पे अमल हो, क्योंकि जो पीस पॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो अमेरिका चाह रहा है वो ईरान को काबिल कबूल नहीं है, और जो ईरान कह रहा है वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इतना डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत तो
डिफरेंस हो तो वो तो ख़त्म किया जा सकता है। अभी बहुत डिफरेंस है और ये इस वजह से हो सकता है, अगर कोई थोड़ी सी मैं समझता हूँ गुंजाइश है, तो वो इस वजह से है कि अमेरिका अब अफोर्ड नहीं कर सकता, मजीद जंग अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। आरल साहब, अमेरिका को आदत है कि उसने दूसरों के पैसों पे जंग लड़ी है। अब इस दफ़ा जितनी भी आप देखें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जिनसे इसका था कि जी मैं गुस्से में कभी बयान दे रहा है कि जी मैं तो आप लोगों को बचाऊंगा नहीं आइंदा, मैं तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करता हूँ, मैं अपना हरमज़ आपके लिए खुलवाना चाह रहा हूँ, उन सब ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद अब जो ट्रंप है वो अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो इस जंग के ऊपर ज़ाया कर रहा है, और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। बिल्कुल, अमेरिका को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है इस जंग में, क्योंकि बगैर सोचे समझे कूद पड़ा जंग में। और आप गल्फ स्टेट्स जो हैं, जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं और वो सारी अब तबाह हो चुकी हैं और वहाँ से वहाँ सारे अमेरिकी निकल रहे हैं। अब क्या आइंदा गल्फ स्टेट्स इसको बेसिस देंगी, या उसके बदले में इनको कितनी भारी और कसीर रकम दिया करते थे? साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद इसी में गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी आरल साहब। देखिए शादाब भाई, अब पूरी दुनिया इस हवाले से सोच रही है कि हम पहले अमेरिका को सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देते थे, उसमें गल्फ स्टेट्स जो है वो सबसे आगे थी, जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं। अब वो चाइना की तरफ देख रही हैं या पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। वो नहीं चाह रही कि ये अमेरिका हमें ऐसे ये तो अपनी जो बेसेस है उनकी हिफाजत नहीं कर सका, तो हमें कैसे ये फ्यूचर में सिक्योरिटी देगा। और इतनी भारी मईशत जो अमेरिका की है वो आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पहुँच गई है, और वहाँ से कांग्रेस से आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारा इतना अरबों डॉलर। तो ये 25वीं तरमीम की भी बात करें, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, क्या 25वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं अली? जो आप की तो जाहिर है उनके साथ राब्ते हैं, ईरानी जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, क्या ईरान की पास इतनी तैयारी उनकी है कि अगर ये जंग 2 माह 3 माह तक कंटिन्यू रहती तो उनके पास बैकअप इतना था कि वो चीज़ों को लेके चल सकते थे? शादाब साहब, जो ईरानी कौम है, जो मैंने उनसे साफ़ियों से यही सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं मैंने भी उनसे किया कि क्या ईरानी अवाम और ईरानी जो कौम है ये अगर जंग कंटिन्यू चलती है, क्योंकि अमेरिका खुद इस टाइम परेशान है, वो उन्होंने जंग शुरू की थी कि 48 घंटों में हम ईरान को जो है तबाह कर देंगे, लेकिन आज 40 दिन हो गए हैं। तो जो अल्टीमेटम तो दिया था वो अमेरिका ने दिया था कि 48 घंटे कहाँ और 40 दिन कहाँ हो गए, और अभी तक उनसे ख़त्म नहीं हुआ। ईरानी अवाम जो है वो तो इस कदर पुरजोश है, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ हुई है बड़ी कह लें कि हैरत अंगेज़। वहाँ की जब शहादतों की बात आई है तो सबसे पहले जो उनके सुप्रीम लीडर थे अली आयतुल्लाह खामनेई, वो खुद शहीद हुए हैं। जब अली आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो गए उसके बाद उनकी जो लीडरशिप थी, उनके बाद अली रजानी वो शहीद हो गए। तो जब लीडरशिप शहीद हो गई तो अवाम लीडरशिप की तरफ देखती है कि जब लीडरशिप शहीद हो गई है तो हम भी इनके पीछे शहादत देने को तैयार हैं। अब लीडरशिप शहीद हो गई, जो नई लीडरशिप आई वो भी खुलेआम फिर रही है, उनमें से भी बहुत से लोग जो है शहादत जो है पा चुके हैं। ये अमेरिका ये भी तवक्को करता था ना कि जब हम अटैक करेंगे ईरान पे तो जो अवाम ईरान की हैं वो भी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएंगे। ट्रंप ने इस तरह के 1-2 ट्वीट्स भी किए थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अमेरिका का प्लान तो यही था कि मैं लीडरशिप को मार दूंगा और वहाँ की जो अवाम है वो सड़कों पे निकल आएगी और रजीम चेंज हो जाएगा, और मैं जो रज़ा पहलवी जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको वहाँ जाके बैठा दूंगा। तो वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। अवाम जो है बजाय उल्ट होने की, अवाम तो उनके साथ हो गई, उन्होंने भी शहादतें देना शुरू कर दी। और शादाब साहब, वहाँ पर इस वक्त 1 करोड़ 40 लाख का जो नंबर अभी आया, जो ईरानी सदर ने भी बताया कि ये वो लोग हैं जो ईरानी अवाम थी, और उन्होंने जाकर ईरानी फ़ौज में रजिस्ट्रेशन करवा ली है कि जनाब अगर अमेरिका अपनी फ़ौज भेजता है तो हमें इजाज़त दें, हम इनसे लड़ेंगे, हाथों से लड़ेंगे, अगर घर में कोई सामान पड़ा है तो उनसे लड़ेंगे। तो एक तो ये उनके जज्बे की आप मिसाल ले लें। दूसरा, जब ईरानी जो अमेरिकन फ़ौजी वहाँ पर आए, जो कि 2 इनके हेलीकॉप्टर थे, उसके बाद 3 तैयारे F-35 जो वहाँ पर आए हैं, तो जो निशाना उनको बनाया वो ईरानी अवाम ने बनाया है। उनके पास जो भी असला था वो वहाँ पर उसको निशाना बना रहे थे, लगा या नहीं लगा बात की बात है, लेकिन ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई थी।
दूसरा, ईरानी अवाम को जो उनका आईडी कार्ड है वो जब मिलता है जब वो 2 से 3 साल जो है उसकी मुसल्लह फ़ौज की जो है ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये वहाँ पर असूल है कि आईडी कार्ड जब मिलेगा, जब वहाँ पर जो है आईडी कार्ड जब आप वहाँ पर ट्रेनिंग कर लेंगे, तो वो लोगों ने अपनी कौम को डिज़ाइन ऐसा किया है, अपनी अवाम को कह लें कि टीवी के ज़रिए, मुख्तलिफ वर्कशॉप के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए नफ्सियात ऐसी बनाई है कि वो हर वक्त लोग तैयारी में थे जंग के। और जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो ये जितने भी ड्रोन्स ईरानी लोगों ने अमेरिकन की बेसिस पे मारे हैं, वो तमाम जो ड्रोन्स हैं इनके खुद साख्ता बनाए हुए हैं। जो प्रोफेसर या साइंटिस्ट अमेरिका ने इनके मारे हैं, वो वही लोग थे जो कि ड्रोन्स बनाते थे। अब देखेंगे कुवैत के अंदर जो अमेरिकन बेसिस थी वो कितनी मिलियंस डॉलर्स की थी, लेकिन जो इनका ड्रोन एक जाके लगता था वो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। वो यहाँ के जो साइंटिस्ट थे ईरानी, उन्होंने बनाया, और वो एक ड्रोन जो कि मिलियंस डॉलर्स की बेसिस थी उधर जाके लगता है और वो तमाम चीज़ें तबाह कर देते हैं। तो ईरानी लोगों की 40 साल की तैयारी है, वो उनको जंग का अच्छे तरीके से एक तो तजर्बा भी है, दूसरा वहाँ के अमेरिका ने ये शुक्र है गलती नहीं की कि अपनी वहाँ पर फ़ौज नहीं भेजी। अगर वो फ़ौज भेज देता तो फिर उसको मज़ीद जो है बिल्कुल, मैंने भी शिकस्त का सामना जो है करना पड़ता। इतनी लाशें उठानी पड़ेंगी, इतनी लाशें उठानी पड़ेंगी कि शायद गिनती ख़त्म हो जाए। हरल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बानी पीटीआई ने जेल से एक पैगाम भेजा, कल जुमे के रोज़ जो 10 तारीख आ रही है, इस पर पीटीआई ने एक अपना जलसा अनाउंस किया हुआ था, और कल ही हमारे बैनुल अक़वामी मेहमान आ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। बानी पीटीआई से मुलाकात होती है सलमान सफदर साहब की, जो उनके वकील भी हैं और बड़े ही गैर जानिबदार शख्सियत हैं। वकील होने के मतलब वो उनके वकील तो हैं, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनली वो चलते हैं। उनके ज़रिए ये एक पैगाम भिजवाया, कैसे आप देखेंगे इस जेस्चर को? देखिए, ये बड़ा खुशाइन फ़ैसला है, मुल्क के वसी तर मफाद में किया गया है पीटीआई की जानिब से। और जब पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे हैं, उस वक्त इस्लामाबाद में किसी जलसे की कॉल देना वो वैसे भी गैर मुनासिब था और मुल्की मफाद में नहीं था, क्योंकि अब पूरी दुनिया देख रही है इस्लामाबाद को कि वहाँ पे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बैठक लग रही है और मुज़ाकरात हो रहे हैं। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही थी, ईरान और अमेरिका की जंग से पूरी दुनिया की मईशत लपेट में आ चुकी थी। तो नज़रें सारी इस्लामाबाद पे हैं। अब जितनी इसमें और अहम बात जो आगे मैं करना चाह रहा हूँ शादाब भाई, वो ये है, जैसे हमारी लीडरशिप, चाहे वो सिविल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, इन्होंने अनथक कोशिशें की और ईरान और अमेरिका को इकट्ठा कर लिया और दोनों ममालिक को इतने पूरी दुनिया के मफाद के लिए, अब इनको अपने मुल्क के मफाद के लिए इनको ये क्यों यहाँ कोशिश क्यों नहीं करते? ये यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर भी पीस लाया जाए, अपने मुल्क के अंदर भी रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए, अपने मुल्क के अंदर भी इत्तेहाद होना चाहिए, सियासी जमातों में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। नहीं मानते तो हम क्या करें? अडियाला वाले कहते हैं कि नहीं मानते भाई, हैं, क्यों नहीं मानते शादाब भाई? आप देखिए, उनको मनाने की कोशिश करें। अगर आप ईरान और अमेरिका को मना सकते हैं, जो आप कह रहे थे कि हमारे लिए तो बहुत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये जंग, उसको आप ख़त्म करा सकते हैं। तो लेकिन साहब, जो अडियाला से बातें बाहर आती थी अलीमा खानम साहिबा के ज़रिए या दीगर जो लोग थे, उनमें से कोई ऐसी पॉजिटिव बात आज तक सामने नहीं आई। अली तारिक इसको क्योंकि करीब से सारा वो देखते हैं। मैं इस पे एक बात देखिए शादाब भाई, अगर आपने उनकी सारी लीडरशिप को आपने जेल में डाल दिया है, बाकियों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात बना दिए, उनको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, उनके घरों को सियासी एक्टिविटी की इजाज़त दें तो फिर वो 9 मई कर देते हैं। उनके घरों की चादर और चार दीवारी को पमाल किया, उनके कारोबार को ख़त्म किया। अगर वो बेचारे आवाज़ भी नहीं निकालेंगे, चीखेंगे भी नहीं, अपने हक की बात नहीं करेंगे, तो और वो क्या करेंगे? इनको ये कोशिश करके इस मुल्क में भी अमन कायम करना चाहिए, इस मुल्क में भी इस्तेकाम करना चाहिए कायम और मईशत, ताकि हमारी भी चल सके, जिस तरह पूरी दुनिया के लिए इन्होंने किया है। अपने मुल्क के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? असल में तो फिर वही बात आ जाती है कि हरल साहब, फिर गारंटी कौन देगा? गारंटियां तो फिर मांगी जाती है ना, इधर जंग के अंदर। मैं बड़ी अहम बात करूं, क्या ये इसराइल की गारंटी दे सकते हैं? इसराइल के साथ तो कोई मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे ना। क्या हम अमेरिका की गारंटी दे सकते हैं?
हमने हम थोड़ी नहीं दे दी, सकते ना, जिन्होंने फिर दी भी है, वो हम देंगे। किरदार अदा कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि क्या इसराइल हमारे कहने पे जंग रोक देगा? क्या अमेरिका हमारे कहने पे जंग रोक देगा? अमेरिका ने ईरान तो भी नहीं रोकी रोकेगा, है, लेकिन हम फिर भी गारंटर बनने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल ईरान है ने कोशिश कर अमेरिका रहे ने हैं, रोकी है। अपने मुल्क के लिए भी कोशिश करें। देखिए, ईरान और अमेरिका ने तो रोकी है, हमारे कहने पे रोकी है। और जैसे भी आप भी बात कर रहे थे कि इसके अंदर जनरल जो फील्ड मार्शल साहब हैं हमारे, आसिम मुनीर साहब, उनका बड़ा अहम किरदार है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इवन मैं एक नाम लेना भूल गया था, इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनका बड़ा किरदार है। तरले मिन्नतें, लड़ाई झगड़े, गुस्से, हर चीज़ दिखा के, जाहिर है किसी को एक पेज पे वैसे तो नहीं लाया जाता, उन्होंने इनको मनाया, उनको इस चीज़ पर राज़ी किया कि भाई आर्जी जंगबंदी करे। वरना तो दोनों तरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना तो ईरान इस चीज़ पे था कि वो अमेरिका पे एतमाद करे एक सेकंड का, ना अमेरिका था कि वो ईरान पे एतमाद करे। तो फिर दरमियान में कोई ना कोई तो गारंटी हुई ना, जो सीज़ फायर हुआ। जी अली। शादाब साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा था। सुहेल अफरीदी साहब इस जलसे का जो है पीछे पड़े हुए थे कि उन्होंने करना है। पहली बात तो ये थी कि उनको वहाँ से इजाज़त ही नहीं मिली थी, लेकिन PTI का ये मामला होता है कि अगर उनको इजाज़त नहीं मिले तो वो फिर भी सड़कों पर निकल आते हैं और सारा इंतज़ामिया वगैरह डिस्टर्ब होती है। तो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, सलमान सफदर के ज़रिए उन्होंने पैगाम बाहर भिजवाया मिनिस्टर गौर को कि जलसा जो है वो, अगर आप लोगों ने इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन जो भी करना है वो मुलतवी कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो मेज़बानी कर रहा है, ईरान भी वहाँ पे आ रहा है, अमेरिका भी यहाँ पे आ रहा है। और ये वही हमारा पाकिस्तान है जहाँ पर जो मोदी है वो बातें कर दिया करता था, बाकी लोग बातें कर दिया करते थे। तो अब इस वक्त हम पूरी दुनिया की कह लें कि एक मेज़बानी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये चीज़ PTI ने ये काम करके पहला तो पॉजिटिव काम किया। अब कह लें कि ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है इस सारे मामले में कि PTI ने अपना ये कल वाला जलसा मुलतवी कर दिया और स्टेट को कहा कि जी ठीक है, आपका इस वक्त आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो इस वक्त PTI के ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में मौजूद हैं, महमूद अचकज़ई, उन्होंने ये बात फ्लोर पे ये कही है कि जनाब ये कोई पागल ही होगा जो इस चीज़ को नहीं मानेगा। इस वक्त तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ पर भी जो एनालिस्ट जो मतलब कि आज़ाद या न्यूट्रल बात करते हैं जी, उन्होंने भी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो अवाम है उसमें भी इस तरह की सोच के लोग मौजूद हैं जो मोदी सरकार की बिल्कुल इस बदमाशी को, इस बेशर्मी को कबूल नहीं करते, वो मोदी सरकार को भी तल देते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये तो इस वक्त पाकिस्तान ने तो आप कह लें कि तीसरी वर्ल्ड वार जो थी वो रुकवाई। और आप अगर वो टाइम याद करें कि जब अल्टीमेटम में 2 घंटे बाकी रह गए थे तो इसराइल का जो मीडिया था वो बाकायदा अल्टीमेटम का वो टाइम चलाकर वेट कर रहा था कि अभी अमेरिका जो है कोई न्यूक्लियर वहाँ पे हमला कर देगा। ये बातें शुरू हो गई थी कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर, चलिए एटम बम नहीं मारेगा तो कोई न्यूक्लियर लिमिटेड अटैक कर देगा। तो ये चीज़ें हो रही थी, उसको रुकवाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने है, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने है। तो ये काम जो बहुत बड़ा है उनकी तारीफ खुल के करनी चाहिए। पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत बड़ी लीड ली है, सारी दुनिया जो है इस वक्त हमारी तरफ देख रही है। तो हम लोगों ने अगर बहुत बड़ा काम किया है, जो पासपोर्ट है हमारा उसकी इज़्ज़त बनी है, तो ये तारीफ हर पाकिस्तानी को चाहिए कि खुल के तारीफ भी करे इसकी। अली तारिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अब्बास हरल साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो भारतीय मीडिया की चीखें सुनाई दे रही हैं, अगर आप बहुत शदीद डिप्रेशन में हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस नहीं आ रही, जितने मर्जी परेशान है, मैं गारंटी देता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए गौरव आर्या जैसे या दीगर जो इस तरह के इंडियन चैनल्स हैं उन्हें सुने। इस मुश्किल में भी आप हंस हंस के आपका जो है ना वो पेट में दर्द शुरू ना हो जाए। तो फिर आप मुझे कहना शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।